प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के टॉपिक भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ और महत्वपूर्ण अधिकारी की नियुक्ति व पदच्युतियों के संबंध में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं और इस कारण भारत के राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी है संकटकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां संविधान के द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उसका अध्ययन निम्नलिखित चार शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां। संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और इन शक्तियों का प्रयोग वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करा सकता है। संघ के सभी अधिकारी उसके अधीन हैं। उसकी इन शक्तियों में अनेक बातें आ जाती हैं। शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उसके माने जाएंगे। उसे संघीय शासन से संबंधित सभी मामलों में सूचना पाने का अधिकार है। प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सभी मामलों के विषय में सूचना दे जिनके बारे में राष्ट्रपति ऐसी सूचना मांगे। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। राष्ट्रपति भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों, राज्य के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य और विदेशों में राजदूत आदि। इन उच्चाधिकारियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति को कतिपय प्रशासनिक आयोगों की नियुक्तियों का भी अधिकार प्राप्त है, जैसे अंतर्राज्य परिषद, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार संबंधी आयोग, राष्ट्रपति की मंत्रियों, राज्यपालों, महान्यायवादियों, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इनमें से कुछ अधिकारियों की पदच्युति के संबंध में विशेष प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। राष्ट्रपति द्वारा इन अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही किया जाता है। सामान्य राजनीतिक परिस्थितियों में तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन में भी अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में जनादेश स्पष्ट न हो अथवा जब आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए और लोकसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट न हो तो प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक कुछ ऐसे अवसर आए हैं। पहली बार मोरारजी देसाई सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री पद पर चौधरी चरण सिंह के चयन और दूसरी बार वीपी सिंह सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री पद पर चंद्रशेखर के चयन में राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग किया है। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी के चयन में भी राष्ट्रपति की कुछ भूमिका अवश्य रही। 11वीं लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका रही है। भारत की दलीय स्थिति में एक दल की प्रधानता की स्थिति वर्तमान में कुछ समय से पूर्णतः समाप्त हो गई है तथा संघीय स्तर पर भी राजनीतिक उथल पुथल का चक्र चलता रहा है। अतः भविष्य की राजनीति में ऐसे अवसर अधिक उत्पन्न हो सकते हैं जबकि प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करे। ऐसी प्रत्येक स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकता है कि एक निश्चित अवधि, यह अवधि 1 सप्ताह से 1 माह हो सकती है, इसमें लोकसभा का अधिवेशन बुलाकर प्रधानमंत्री लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करे। विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों और संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण आदि के संबंध में नियम बनाना है।
कुछ अन्य अधिकारियों के कुछ प्रशासनिक कार्यों अथवा निर्णयों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में बनाए गए नियमों और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में बनाए गए नियम इत्यादि। संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित और समन्वित करे। समन्वित नीति तथा राज्य के पारस्परिक विवादों के निपटारे के संबंध में परामर्श देने के लिए वह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। वह किन्हीं संघीय विषयों का प्रशासन राज्य सरकार को सौंप सकता है। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन का तो उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों में राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। परंतु जहाँ तक विदेशों से संधियाँ और समझौते करने का संबंध है, यद्यपि ये संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, किंतु इस संबंध में वास्तविक पहल मंत्रियों के हाथ में रहती है। इन संधियों एवं समझौतों का संसद द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। राष्ट्रपति को प्रधान सेनापति बनाकर संविधान ने सदैव के लिए यह निश्चित कर दिया है कि सैनिक शक्ति नागरिक सत्ता के अधीन रहेगी। प्रतिरक्षा सेनाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्तियाँ केवल संसद को प्राप्त हैं। अतः भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है, न सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। इस दृष्टि से भारतीय राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति से बहुत कम हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सेनाओं को युद्ध स्थल में भेजने का कार्य भी किया जा सकता है। दूसरा है विधायी शक्तियाँ। भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, भारत की संसद का भी अभिन्न अंग माना गया है। इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। विधायी क्षेत्र का प्रशासन। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। वह संसद के अधिवेशन को बुलाता है और उसी के द्वारा संसद का सत्रावसान भी होता है। वह किसी भी समय लोकसभा का विघटन कर सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है। इस अभिभाषण में ब्रिटेन के सम्राट के भाषण की ही तरह शासन की नीति का वर्णन किया जाता है। अन्य अवसरों पर दोनों या किसी एक सदन को संदेश भेजने के अतिरिक्त वह उसकी बैठक में भाषण दे सकता है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद होने की स्थिति में वह उनकी संयुक्त बैठक को भी बुला सकता है। सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। जनवरी 2020 के पूर्व लोकसभा में राष्ट्रपति को 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था, जिसे संसद ने एक संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया है। विधेयकों पर निषेधाधिकार का प्रयोग। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के सामने उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह कानून का रूप ग्रहण करता है। वह विधेयक को अपनी इच्छा के अनुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। वह साधारण विधेयक को पुनः सुझावों के साथ पुनर्विचार के लिए संसद में लौटा सकता है, लेकिन यदि वह विधेयक संसद को पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दे तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। इस प्रकार राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति अंतिम नहीं है और इस संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति वास्तविक तथा अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत विधेयक को दूसरी बार पास होने के लिए कांग्रेस के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है, जो साधारणतः संभव नहीं होता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस समय भारत की संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा होता है, उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इन अध्यादेशों को संसद द्वारा पास किए गए अधिनियमों के समान ही मान्यता एवं प्रभाव प्राप्त है। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन यदि संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि के पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। राज्य के संबंध में विधायिका शक्ति।
राष्ट्रपति को राज्यों के विधानमंडल के संबंध में कुछ अधिकार प्राप्त हैं। पहला है, यदि कोई राज्य निम्नलिखित विषयों पर अधिनियम बनाता है तो वह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही लागू होंगे। पहला है, राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम। दूसरा, वे अधिनियम जो ऐसे विषयों पर निर्मित किए गए हैं जिन पर भारत की संसद को भी अधिनियम बनाने का अधिकार है और जिनका संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों से विरोध है। और तीसरा, कुछ विशिष्ट प्रकार के कर लगाने वाले विधेयक। राष्ट्रपति की इन शक्तियों पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा लिखते हैं, राज्य के विशेष प्रकार के विधेयकों को स्वीकृति देने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वह वास्तविक और अबाध है। किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। प्रोफेसर A.B. लाल के शब्दों में, लिखित संविधान तथा संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले अन्य किसी देश के राज्याध्यक्ष को इतनी अधिक विधायी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। रक्षा के लिए न्यायालय की शरण नहीं लग सकते, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर व्यवस्था की गई है कि आपातकाल में व्यक्ति के जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण नागरिक नहीं ले सकेंगे। राष्ट्रपति इस संकट काल के समय संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच आय के वितरण में भी परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार संकट काल की घोषणा की गई है। 1962 में भारत पर चीन और 1971 में भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण होने की स्थिति में, और तीसरी बार 1975 में। प्रथम संकट काल की घोषणा 10 जनवरी 1975 को समाप्त की गई। दूसरी और तीसरी संकट काल की घोषणा 1977 में समाप्त की गई। इस तरह वर्तमान में कोई भी संकट काल लागू नहीं है। दूसरा है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन अवस्था। ये संकटकालीन अवस्था हम राष्ट्रपति के संकटकालीन जो शक्तियां हैं उसके अंतर्गत देख रहे हैं, जिसमें 3 अनुच्छेद होते हैं, 352, 356 और 360। संविधान के द्वारा संघीय सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह देखे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जा रही है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह संकटकाल की घोषणा कर सकता है। संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास करके राज्य में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 44वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 साल थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जारी रखने का प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जा सकेगा जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकाल लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि भाई वर्तमान समय में राज्य के चुनाव कराना संभव नहीं है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जाएगा। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति ये घोषणा कर सकता है कि राज्य की कानून निर्माण की शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। राष्ट्रपति राज्यपाल सहित राज्य के किसी भी अधिकारी की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। वह घोषणा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। जब लोकसभा की बैठकें नहीं हो रही हों उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि में से व्यय का आदेश दे सकता है और उसके द्वारा अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है और उसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी स्थगित किया जा सकता है। संविधान लागू किए जाने के समय से अब तक 100 से अधिक उदाहरणों में अनुच्छेद 356 के तहत संकटकाल घोषित किया जा चुका है।
वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए। इस संकट की अवधि में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है संघ तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन में, जिनमें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्वारा सरकारों को इस बात के लिए बाध्य किया जा सकता है कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उनकी स्वीकृति से ही प्रस्तुत किए जाएं। संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी को शासन संबंधी आवश्यक निर्देश और आदेश दे सकती है और राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के बीच धन संबंधी बंटवारे में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। देश में वित्तीय संकट लागू करने का अवसर अब तक नहीं आया है।